Welcome everyone. In this video we are going to discuss about negative feedback amplifiers. यह इलेक्ट्रॉनिक्स जो पेपर थर्ड है उसके यूनिट थर्ड में से लिया गया है। हम इससे पहले इसके दो पार्ट ले चुके हैं। ये थर्ड और लास्ट पार्ट है जिसमें हम दो अलग अलग एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें नेगेटिव फीडबैक का उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले वोल्टेज फीडबैक सीरीज इनपुट सर्किट या एम्पलीफायर यानी वोल्टता पुनर्निवेश श्रेणी क्रम निवेश परिपथ या प्रवर्धक, जिसका दूसरा नाम है एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर और सर्किट उत्सर्जक अनुगामी परिपथ या प्रवर्धक। पहले हम सेकेंड यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर क्या होता है। जो उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक होता है वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की तरह ही होता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की तरह। उसमें क्या होता है, जो एमीटर और ग्राउंड के बीच हम लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं RL। यहाँ RE जो रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और उसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। लेकिन जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है उसमें कलेक्टर और ग्राउंड के बीच RL लगाते हैं और उसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज हम RE के अक्रॉस लेंगे। तो ये एक एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर है या इसको वोल्टेज फीडबैक सीरीज इनपुट एम्पलीफायर कहेंगे। और ये इसका सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट है, सरलीकृत तुल्य परिपथ, जिसमें HRE और HOE को नेग्लिजिबल लिया गया है, नगण्य माना गया है। तो H पैरामीटर के रूप में ये इक्विवेलेंट सर्किट है। अब इसके अंदर कैसे फीडबैक हो रहा है, तो ये RE के अक्रॉस जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वो वोल्टेज सीधा सीधा हम देख सकते हैं इनपुट से जुड़ा हुआ है। तो ये इनपुट के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है और यहाँ से वोल्टेज का फीडबैक हो रहे हैं। इसके अक्रॉस जितना भी वोल्टेज है वो सारा का सारा वोल्टेज फीडबैक हो रहा है, यानी होल आउटपुट वोल्टेज इज फीडबैक, संपूर्ण निर्गत वोल्टता का पुनर्निवेश हो रहा है। और ये वोल्टेज का जो फीडबैक है वो सीरीज में हो रहा है। हमने इस इनपुट सर्किट में इसको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, श्रेणी क्रम में, तो सीरीज इनपुट। तो वोल्टेज फीडबैक सीरीज इनपुट। टू फाइंड आउट वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, अब हम बिना पुनर्निवेश के वोल्टा लब्धि ज्ञात करना चाहते हैं, वोल्टेज गेन। द एमीटर टर्मिनल E ऑफ द ट्रांजिस्टर इन इनपुट सर्किट इज कंसिडर्ड एज ग्राउंडेड। तो देखें हम कि ये जो RE रेजिस्टेंस है इसी के कारण फीडबैक हो रहा है। तो इनपुट सर्किट में हम ये माने कि ये है ही नहीं, यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है, यानी एमीटर को सीधा ग्राउंडेड मान लें केवल इनपुट सर्किट के लिए। आउटपुट सर्किट में तो इसको मानना पड़ेगा क्योंकि आउटपुट वोल्टेज इसी के अक्रॉस प्राप्त हो रहा है। तो ये हम मान के चलें कि RE जुड़ा हुआ नहीं है इनपुट सर्किट के लिए। तो उस स्थिति में अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यहाँ अप्लाई करें तो क्या होगा, तो इनपुट वोल्टेज Vs जो हो जाएगा वो हो जाएगा RS प्लस HIE इंटू IB, सिंपल ओम्स लॉ जो है। और आउटपुट वोल्टेज में हमको ये मानना पड़ेगा कि RE जुड़ा हुआ है, तो ये IB करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है। इसी तरह IC करंट जिसको HFE IB के बराबर होता है वो भी यहाँ जा रहा है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज VO इजिकल टू हो जाएगा IB RE प्लस HFE IB RE। दोनों करंट आ रहे हैं इसमें, दोनों के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा। कॉमन ले लिया IB RE, तो 1 प्लस HFE IB RE। वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, बिना पुनर्निवेश के वोल्टता लब्धि क्या हो जाएगी, VO अपॉन VS इजिकल टू मान रख दो, सिंस होल आउटपुट वोल्टेज इज फीडबैक, यानी संपूर्ण निर्गत वोल्टता का पुनर्निवेश होता है
सो डेट फीडबैक वोल्टेज पुनर्निवेशी वोल्टता वी एफ इजिकल टू बीटा वी जीरो इजिकल टू वी जीरो, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा 1। जो फीडबैक रेशियो है पुनर्निवेशी अनुपात है उसका मान 1 के बराबर होगा। अब हम वोल्टेज गेन निकालेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे और आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे विथ फीडबैक पुनर्निवेश सहित। द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर विथ फीडबैक, ये हम जानते हैं रिलेशन ए एफ इजिकल टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ए का मान रख दिया नीचे और ऊपर, और बीटा का भी मान रख दिया 1। इसको सिंप्लीफाई किया। अब 1 प्लस एच एफ ई में इसको एच एफ ई का मान 1 से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एच एफ ई लिख सकते हैं, यहाँ नीचे भी एच एफ ई लिख सकते हैं। इसी तरह फिर 1 प्लस एच एफ ई आर ई का मान आर एस प्लस एच आई ई की तुलना में ज़्यादा होता है, तो लगभग इसका मान 1 के बराबर हो गया। मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान। एक्चुअल में इसका मान 1 से थोड़ा कम होता है, तो वोल्टेज गेन का जो मान है लगभग 1 के बराबर होता है। इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक, पुनर्निवेश सहित निवेशी प्रतिरोध। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज गिवन बाय आर आई इज इक्वल टू वी एस अपॉन आई बी। इनपुट वोल्टेज निकाला था हमने बिना फीडबैक के, वी एस इज इक्वल टू वो आर आई आई बी के बराबर होगा, तो आर आई इज इक्वल टू वी एस अपॉन आई बी, तो आर एस प्लस एच आई के बराबर हो जाएगा। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर विथ फीडबैक विल बी, अब पुनर्निवेश सहित पहले हम निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में कि अगर सीरीज इनपुट हो, श्रेणी क्रम निवेश हो, तो इनपुट रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। तो आर आई डैश इज इक्वल टू आर आई 1 प्लस ए बीटा। आर आई का मान आर एस प्लस एच आई, 1 प्लस ए बीटा का मान रख दिया, फिर आर एस प्लस एच आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। पहले आर एस प्लस एच आई था, उसमें ये टर्म और एक्स्ट्रा आ गई, तो इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ गया। आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक, पुनर्निवेश सहित निर्गम प्रतिरोध। इन दिस सर्किट अगर हम परिपथ को देखें, द रेजिस्टेंस आर ई एक्ट्स एज ए लोड रेजिस्टेंस, तो आर ई जो है वो भार प्रतिरोध, लोड रेजिस्टेंस का काम करता है। इन द कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस, अब जब हम आउटपुट रेजिस्टेंस की गणना करते हैं, द लोड रेजिस्टेंस इज टेकन एज इन्फिनिटी, उसको अनंत ले लेते हैं। डेट इज आउटपुट टर्मिनल्स आर कंसिडर्ड एज ओपन सर्किटेड, यानी जो निर्गत टर्मिनल है उसको खुला परिपथ मान लेते हैं अगर आर एल हटा देते हैं। इन द गिवन सर्किट इफ वी कंसिडर आर ई एज इनफाइनाइट, यदि आर ई को इनफाइनाइट माने, अनंत माने, देन इन फीडबैक कंडीशन, तो पुनर्निवेशी की अवस्था में द आउटपुट रेजिस्टेंस बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो उस स्थिति में जब आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म में आ जाएगा, जो मीनिंगलेस होगा। तो हम क्या करते हैं, सो डेट वी कंसिडर आर ई टू बी कनेक्टेड, हम ये मान के चलते हैं कि आर ई लगा हुआ है। एंड इन द लास्ट फॉर्मूला, और अंतिम सूत्र में, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ आर ई टेंस टू इन्फिनिटी इज ऑब्टेन्ड, जो आर ई टेंस टू इन्फिनिटी है उसका सीमांत मान प्राप्त करते हैं, यानी बाद में आर ई का मान इन्फिनिटी ले लेते हैं। शुरू में आर ई लगा हुआ मानते हैं और बाद में इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक, अब बिना पुनर्निवेश के आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट इजिकल टू आर ई हो जाएगा, आर ई को लगा हुआ मान रहे हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक, फिर पुनर्निवेश सहित क्या हो जाएगा, आर ओ डैश इजिकल टू आर ओ अपॉन 1 प्लस ए बीटा। अब हम वोल्टेज का फीडबैक कर रहे हैं, वोल्टा का पुनर्निवेश कर रहे हैं। तो हम पहले निकाल चुके हैं कि अगर वोल्टेज फीडबैक करते हैं तो आउटपुट रेजिस्टेंस का मान रिड्यूस होता है, कम होता है, तो ये हो जाएगा आर ओ अपॉन 1 प्लस ए बीटा इक्वल टू लिमिट आर ई टेंस टू इन्फिनिटी। अब जब हम मान रख देंगे आर ओ और 1 प्लस ए बीटा के अंदर, ए बीटा और आर ओ के, तो लिमिट भी लगा देंगे आर ई टेंस टू इन्फिनिटी। तो आर ओ का मान था आर ई और 1 प्लस ए बीटा, बीटा का मान और ए का मान जो भी हमने ऊपर निकाला था वो रख देंगे। फिर आर ई से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, और आर एस प्लस एच आई को एलसीएम ले लेंगे।
अब ये लिमिट लगा देंगे, आर ई टेंस टू इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, बाकी ऐसा का ऐसा बच जाएगा। अब 1 प्लस एच एफ ई में एच एफ ई का मान 1 की तुलना में ज़्यादा होता है बहुत, तो एक को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो लगभग ये हो जाएगा आर एस प्लस एच आई अपॉन एच एफ ई। तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस होगा जिसका मान कम हो जाता है। अब दूसरा केस लेते हैं, दूसरा एम्पलीफायर लेते हैं, दूसरा परिपथ लेते हैं, करंट फीडबैक सीरीज इनपुट सर्किट, यानी धारा पुनर्निवेश श्रेणी क्रम निवेश, यानी हम करंट का फीडबैक कराएंगे लेकिन इनपुट में सीरीज में उसको भेजेंगे, श्रेणी क्रम में भेजेंगे। इसको अमीटर बायस एम्पलीफायर भी कहते हैं, उत्सर्जक बायस प्रवर्धक। तो ये इसका मूल परिपथ है। यहाँ से हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं VI। अब कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, ये RL रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा, और यहाँ अमीटर और ग्राउंड के बीच जो RE रेजिस्टेंस लगाया है इसके थ्रू फीडबैक होगा, पुनर्निवेश होगा, और VI हम दे रहे हैं और यहाँ से फीडबैक हो रहा है, दोनों अपोजिट फेज में होते हैं, तो बेस और अमीटर जो इसके टर्मिनल है इनके बीच जो वोल्टेज प्राप्त होगा VBE, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में होते हैं। तो फिगर 1 शोज द सर्किट डायग्राम ऑफ अमीटर बायस एम्पलीफायर इन कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में उभयनिष्ठ बायस प्रवर्धक का परिपथ आरेख दिखाया गया है। द आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL, आउटपुट वोल्टेज जो है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्राप्त होता है। द वोल्टेज अक्रॉस RE इज फीडबैक टू इनपुट, RE के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसका पुनर्निवेश करते हैं। फिगर 2 शोज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द एम्पलीफायर यूजिंग एज पैरामीटर मॉडल, यानी एज प्राचल मॉडल के उपयोग से प्रवर्धक का जो तुल्य परिपथ है, एक्चुअली ये सिंप्लीफाइड तुल्य परिपथ है, सरलीकृत तुल्य परिपथ, जिसमें HRE और HOE को नेग्लिजिबल लिया गया है। तो इस परिपथ में हम देखें, यहाँ से IB करंट आ रही है, इसी तरह यहाँ से IC करंट आ रही है इसके अंदर, तो दोनों करंट इसके अंदर RE के अंदर है। तो फीडबैक वोल्टेज जो होगा पुनर्निवेशी वोल्टा VF इजिकल टू RE IB प्लस IC। तो IC कॉमन ले लें, RE IC 1 प्लस IB अपॉन IC। अब IC अपॉन IB हम पहले जानते हैं ये होता है HFE, HFE रख दिया, HFE LCM ले लिया, तो ये हो गया। आल्सो अब बेस और अमीटर जो टर्मिनल है उसके बीच वोल्टेज VBE जो होगा वो VI और VF के डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि VF और VI दोनों एक दूसरे की विपरीत कला में होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक में वोल्टेज का मान, इनपुट वोल्टेज का मान कम होता है, तो यहाँ पे भी कम हो रहा है। तो अब ये दोनों जो इक्वेशन है ये उससे हम क्या समझ सकते हैं, द इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द फीडबैक वोल्टेज VF इन सीरीज, यानी वोल्टेज जो है वो उनका डिफरेंस आ रहा है या सम आ रहा है, तो इसका मतलब हम वोल्टेज को सीरीज में दे रहे हैं, श्रेणी क्रम में दे रहे हैं। और इक्वेशन 1 क्या शो करती है, रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शनल रिलेशन, अनुपातिक संबंध बता रहा है, ऑफ VF एंड आउटपुट करंट IC, VF और IC के बीच, यानी VF यानी हम आउटपुट जो करंट है उसका कुछ फ्रैक्शन फीडबैक वोल्टेज के रूप में इनपुट में दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम करंट का फीडबैक कर रहे हैं, और ये क्या शो कर रहा है, सीरीज में हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब सो डेट दिस सर्किट इज कॉल्ड करंट फीडबैक सीरीज इनपुट सर्किट, यानी करंट का तो हम फीडबैक कर रहे हैं आउटपुट से और सीरीज में इनपुट दे रहे हैं। टू कैलकुलेट द वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, अब बिना पुनर्निवेश के हमें वापस वोल्टा लब्धि ज्ञात करनी है। वी कंसिडर द सर्किट शॉन इन फिगर 3। अब फिगर 3 के अंदर जो सर्किट है, अब जो RE है उसके अंदर IB करंट भी फ्लो हो रहा है और RE के अंदर IC करंट भी फ्लो हो रहा है, तो जो आउटपुट में IC करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण ही तो फीडबैक हो रहा था। IB तो पहले भी फ्लो हो रहा था, अगर फीडबैक न भी हो तो IB इसके अंदर फ्लो हो गई होगा। तो हम ये मान के चले कि IC करंट जो फ्लो हो रहा है उसके कारण जो वोल्टेज है वो हम न लें, तो बिना पुनर्निवेश के वोल्टेज हम इनपुट सर्किट में ज्ञात कर सकते हैं।
तो उस स्थिति में अब देखें तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। सबसे पहले RL के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, अब IC इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस IC RL, और IC का मान GM VBE के बराबर है, तो ये हो गया। इसी तरह VBE क्या हो जाएगा, VI वोल्टेज हम दे रहे हैं, उसका कुछ पोर्शन इसके अक्रॉस होगा वोल्टेज और रिमेनिंग पोर्शन इसके अक्रॉस होगा, तो VBE हो जाएगा जो टोटल वोल्टेज जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं और जिसमें ज्ञात कर रहे हैं वोल्टेज, तो HI VI अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम RE के अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करें तो RE इंटू VI अपॉन HIE प्लस RE हो जाएगा, लेकिन हम HIE के अक्रॉस ज्ञात कर रहे हैं तो HIE VI अपॉन RE प्लस HIE हो जाएगा। तो ये विदाउट फीडबैक है, बिना पुनर्निवेश के। हमने IC के कारण जो वोल्टेज है RE के अंदर उसको कंसीडर नहीं किया है, तो बिना पुनर्निवेश के ये वोल्टेज होगा। तो इन दोनों से हम देखें, VBE का मान यहाँ से ऊपर रख दें तो V नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब इसमें HIE यहाँ से कॉमन ले लेंगे, नीचे से ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ये RE अपॉन HIE हो जाएगा। तो वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, बिना पुनर्निवेश के वोल्टा लब्धि क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू V नॉट अपॉन VI। तो V नॉट अपॉन VI यहाँ से निकाल दिया तो ये आ गया। अब फीडबैक वोल्टेज क्या हो जाएगा, VF इज इक्वल टू बीटा V नॉट, तो बीटा इज इक्वल टू VF अपॉन V नॉट। VF का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, V नॉट का मान यहाँ से रख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा। अब HFE का मान 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये लगभग HFE अपॉन HFE हो जाएगा, तो लगभग ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस RE अपॉन RL, तो बीटा का मान ये हो जाएगा। नाउ वोल्टेज गेन विथ फीडबैक। अब पुनर्निवेश सहित वोल्टा लब्धि क्या होगी, इसी तरह इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हम ज्ञात करेंगे। द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर विथ फीडबैक इज गिवन बाय AF इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस A बीटा। A का मान रख दिया, यहाँ पे भी A का मान रख दिया, बीटा का मान रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब 1 प्लस HFE में HFE का मान 1 की तुलना में ज़्यादा होता है, तो इसको HFE रख देंगे। अब HFE RE का मान HIE की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो HFE कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा लगभग माइनस RL अपॉन RE। इफ अमीटर बाईपास कैपेसिटर CE इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ RE, पहले के वीडियोस में सेकेंड यूनिट में हम कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और एक RC कपल्ड एम्पलीफायर का भी हमने डिस्कस किया था, RC युग्मित प्रवर्धक। उसमें RE के शंट में एक कैपेसिटर लगाते हैं CE, अमीटर बाईपास कैपेसिटर, उत्सर्जक उपपथ संधारित्र। तो CE का क्या रोल है, जो इनपुट सिग्नल हम इनपुट में दे रहे हैं वो RE के अंदर ना फ्लो हो, वो कैपेसिटर उसे बाईपास कर दे, ताकि उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ना हो और नेगेटिव फीडबैक ना हो। नेगेटिव फीडबैक होगा तो इनपुट वोल्टेज का मान कम हो जाएगा, जिससे आउटपुट वोल्टेज कम होगा, जिससे वोल्टेज गेन में कमी आएगी। तो हम नहीं चाहते वोल्टेज गेन में कमी हो, तो एक कैपेसिटर लगा देते हैं जिससे नेगेटिव फीडबैक नहीं होता है। तो नेगेटिव फीडबैक नहीं होता है तो उस स्थिति में जो वोल्टेज गेन होता है वो, अगर हम मिड फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें, मध्य आवृत्ति परास की बात करें, तो वो होता है माइनस HFE RL अपॉन HIE प्लस RL, यानी वोल्टेज गेन का मान एक फिक्स रहता है, उसके मान में कमी नहीं होती है। तो CE का रोल यही है कि नेगेटिव फीडबैक ना हो। अगर CE नहीं लगाते हैं तो वो इनपुट सिग्नल जो हम दे रहे हैं उसके कारण जो वोल्टेज होगा वो RE में से, जो करंट होगा वो RE में से फ्लो होगा, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा RE में उसका फीडबैक हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक, जिसके कारण इनपुट वोल्टेज कम हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा और गेन का मान कम हो जाएगा। नाउ इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक, पुनर्निवेश सहित निवेशी प्रतिरोध। इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक RE इज इक्वल टू RE प्लस HI कॉमन ले लिया, तो इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक हो जाएगा RI डैश इज इक्वल टू RI 1 प्लस A बीटा।
अब सीरीज इनपुट है, श्रेणी क्रम निवेश है, तो इनपुट रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। तो मान रख दो आर आई का और ए और बीटा का मान रख दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एच एफ ई का मान 1 की तुलना में ज़्यादा होता है, एच एफ ई आर ई का मान एच आई की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, तो नेगलेक्ट कर दो, तो लगभग एच एफ ई आर ई के बराबर होगा। नाउ आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक, पुनर्निवेश सहित निर्गम प्रतिरोध। टू रिमूव फीडबैक यानी पुनर्निवेश हटाने के लिए वी टेक आर ई इज इक्वल टू जीरो, आर ई जीरो ले लो ताकि उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा तो फीडबैक नहीं होगा, सो डेट इट बिकम्स सीई एम्पलीफायर। तो ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर बन जाता है। उस आउटपुट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय आर ओ इज इक्वल टू 1/HOE RL अपॉन 1/HOE प्लस RL। अभी हमने RL को कंसिडर किया है। पहले वाले केस में हमने देखा था कि लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट मानते हैं, यानी RL टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं। तो पहले हम लगा हुआ मान रहे हैं RL, तो आउटपुट रेजिस्टेंस 1/HOE और RL का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा जो आउटपुट सर्किट में लगे हुए हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हो गया। तो आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक RO डैश इज इक्वल टू RO 1 प्लस ए बीटा। अब हम करंट का फीडबैक कर रहे हैं, धारा का पुनर्निवेश कर रहे हैं। तो धारा अगर ले रहे हैं आउटपुट सर्किट से तो आउटपुट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वोल्टेज लेते हैं तो कम हो जाता है और करंट लेते हैं तो बढ़ जाता है। तो ये मान बढ़ गया। अब हम RO A और बीटा का मान रखेंगे, साथ में लिमिट RL टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे पहले वाले केस में भी देखा था, RL का काम RE कर रहा था तो RE को इन्फिनिटी लिया था। यहाँ RL के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं तो RL को इन्फिनिटी लेंगे। तो ये मान रखा, तो RL टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दिया, इसमें RL से डिवाइड कर देंगे तो 1/RL। तो RL इन्फिनिटी हो गया तो पहले वाला जीरो हो जाएगा, तो 1/HOE बच जाएगा, बाकी वैसा का वैसा रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। थैंक यू।